नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। दिल्ली में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव से मिले। अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह से दिल्ली आवास पर मुलाकात की। आपको बता दें कि अखिलेश के साथ आशु मलिक भी मौजूद रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली में अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की है। उनके साथ आशु मलिक भी उस दौरान मौजूद रहे। के कई मायने निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फारूक हसन चांद जुड़ गए हैं। फारूक हसन जी, आज अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की है। इस मुलाकात में क्या कुछ खास रहा? ये मुलाकात ऐसे वक्त में भी हो रही है जब हाल ही में शिवपाल यादव ने सीएम योगी से मुलाकात की थी। इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, एक तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के वो पिता भी हैं, पार्टी के संरक्षक भी हैं, आदरणीय नेताजी जी। तो नेताजी से तो समय समय पे मुलाकात होती रहती है और नेताजी से आशीर्वाद भी लेते रहते हैं। पार्टी के संबंध में या दूसरी जानकारियां जो देनी होती नेताजी को वो भी दी जाती है। तो ये तो रूटीन मुलाकात है जो पिता पुत्र के बीच भी थी, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संरक्षक के बीच भी थी, लेकिन कोई विशेष बहुत बात नहीं है। पार्टी चुनाव के बाद समीक्षा कर रही है, आगे की रणनीति तय कर रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव पे जो हम देख रहे हैं कि तीसरा एक मोर्चा बन रहा है देश में, उस मोर्चे में समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका होगी, इस पे वार्ता की गई, इस पे बात की जी। कहा यह भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुलाकात का मुख्य कारण शिवपाल यादव तो नहीं है। देखिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिल्ली गए थे जी। सब जान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव अब अगला है। समाजवादी पार्टी की नजर लोकसभा चुनाव पे है और देश में एक मजबूत तीसरा गठबंधन वो तैयार हो रहा है, जिस संबंध में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए थे। हम समझते हैं कि उस तीसरे मोर्चे के गठन और समाजवादी पार्टी की भूमिका पे नेताजी से बातचीत हुई है। जहाँ तक आदरणीय शिवपाल यादव जी का सवाल है, उनकी पार्टी प्रसपा का गठबंधन समाजवादी पार्टी से है, वो बना रहेगा, वो कहीं जाएंगे नहीं जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत के लिए। तो आपको बता दें, अखिलेश यादव ने आज मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की है। उनके साथ आशु मलिक भी मौजूद रहे थे। सूत्रों का कहना है कि ये मुलाकात कहीं ना कहीं शिवपाल यादव से रिलेटेड हुई है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के 3 दिवसीय दौरे का आज आखिरी दिन है। वे आज यूपी के वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। वे नेपाली मंदिर से संलग्न वृद्धा आश्रम के जीर्णोद्वार के लिए शिलान्यास करेंगे। सैकड़ों साल बाद ये पहला मौका है जब नेपाल के शासक यहां शिलान्यास के लिए आ रहे हैं। इससे पहले 1784 में नेपाल नरेश रण बहादुर वीर विक्रम शाह द्वारा काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर के अनुकृत वाले नेपाली मंदिर और धर्मशाला का शिलान्यास किया गया था। लोकार्पण की दृष्टि से 235 साल बाद और शिलान्यास की दृष्टि से 238 साल बाद नेपाल के प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे। नेपाल के पीएम का एयरपोर्ट पहुंचने के बाद नेपाली मंदिर तक जाने में पूरे रास्ते सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा। नेपाली पीएम और सीएम योगी एयरपोर्ट से सड़क मार्ग की ओर से सबसे पहले काल भैरव मंदिर पहुंचकर काशी के कोतवाल बाबा श्री काल भैरव का दर्शन करेंगे। उसके बाद श्री काशी विश्वनाथ मंदिर विश्वनाथ धाम पहुंचकर वहां दर्शन पूजन के लिए साथ विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करने के साथ ही विश्वनाथ धाम पर बनी एक छोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्म को भी दिखाएंगे। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राम सुंदर जुड़ गए हैं। राम सुंदर, कोई नेपाली शासक सैकड़ों सालों बाद पहली बार वाराणसी आ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? क्या कार्यक्रम रहेंगे? देखिए, अब से कुछ देर बाद नेपाल के प्रधानमंत्री जब वाराणसी के बाबतपुर हवाई अड्डे पर उतरेंगे और उसके बाद वो सीधे जहां पर उनका स्वागत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे जी। और वहां से दोनों लोग एक साथ फिर आएंगे काशी विश्वनाथ
दर्शन करेंगे। लेकिन एक चीज और है कि काशी विश्वनाथ दर्शन से पहले हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से नेपाल के प्रधानमंत्री पहले काल भैरव बाबा का दर्शन करेंगे। काल भैरव का दर्शन करने के बाद फिर वो काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए जाएंगे और काशी विश्वनाथ दर्शन करने के बाद वो सीधे ललिता घाट पर स्थित पशुपतिनाथ मंदिर जाएंगे। वहाँ वो पशुपतिनाथ मंदिर का है, वहाँ पर वो पशुपतिनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार के लिए शिलान्यास करेंगे। जी, खास बात यह भी है कि वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। ऐसे में शेर बहादुर देउबा के इस दौरे के क्या मायने निकाले जाएंगे? देखिए, जो नेपाल है वो एकमात्र दुनिया का हिंदू राष्ट्र है के नाम से है और उस चीज को वो लगातार बढ़ावा देना। जब अभी जो उनके विचार आए हैं नेपाल के प्रधानमंत्री का, तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि काशी दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी रही है, सबको आकर्षित करती रही है और वो मुझे भी आकर्षित की है, इसलिए मैं यहाँ आ रहा हूँ। और यहाँ की जो काशी और नेपाल की एक आपस में समन्वय मैत्रीपूर्ण होता था। काशी में, वाराणसी में काफी लोग काशी से काठमांडू से तक जुड़े हुए हैं जी। तो उसको कर करेंगे। आपको बता दें कि नेपाल के जो पहाड़ी लोग हैं उनके लिए वाराणसी में 39 GTC है, जो गोरखा रेजिमेंट के नाम से जानी जाती है जी। वो पूरे देश के लिए लड़ते हैं। उसके अलावा ये काफी महत्वपूर्ण होगा जब नेपाल के प्रधानमंत्री वाराणसी आएंगे और वो यहाँ पर 250 साल बाद कोई नेपाल का यहाँ शासक आ रहा है और वो अपनी पुरानी परंपराओं के अनुसार पशुपतिनाथ का जो एक मंदिर है काशी में, उसका जीर्णोद्धार करेंगे। वहाँ पर और भी कई कार्यक्रम लगे हुए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए राम सुंदर जी। प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनने के बाद पहले वाराणसी दौरे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कड़े तेवर में दिखे। विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने का निर्देश दिया और कहा कि IGRS पोर्टल पर शिकायतों का त्वरित निस्तारण जरूरी है। इसमें किसी प्रकार का टाल मटोल बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। सर्किट हाउस में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि IGRS पोर्टल पर आई शिकायतों को देखने से ये लगता है कि अधिकारी उसका निस्तारण करने के बजाय सिर्फ एक दूसरे पर निस्तारण की प्रक्रिया को टालते हैं। प्रार्थना पत्रों के निस्तारण को देखने से यह भी प्रकाश में आता है कि संबंधित समस्याओं का निस्तारण नहीं होता, लेकिन पोर्टल पर अधिकारी उसे निस्तारण दिखा देते हैं। इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। वहीं मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को अपनी छवि सुधारने की भी नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि पुलिस थानों में आम आदमी के साथ कुशल व्यवहार करना होगा। थानों में दलालों की कोई भूमिका नहीं चाहिए। पुलिस थाना, नगर निगम, तहसील, विकास खंड सभी अपने व्यवहार में सुधार लाएं और छवि सुधारें। उसके उन्होंने विशेष रूप से अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अपने छवि को सुधारने के लिए प्रातः ये देखने को मिलता है कि किसी भी घटना के बाद अधिकारी समय से मौके पर नहीं पहुंचते हैं। इससे शासन और प्रशासन की छवि धूमिल होती है। अधिकारी सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंचे और सही जानकारी मीडिया को दें और सार्वजनिक करें। खुद काल और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में फुल पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और मिशन शक्ति कार्यक्रम को सिर्फ एंटी रोमियो तक सीमित न रखते हुए इस पर बृहद कार्रवाई का निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। योगी सरकार ने एक बार फिर से वाहन चालकों को बड़ा झटका दिया है। आपको बता दें, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर अब 50 रुपए ज्यादा देने होंगे। छोटे वाहनों से अब 600 की जगह 650 रुपए वसूले जाएंगे, जबकि ट्रक और अन्य बड़े वाहनों से 945 की बजाय 1020 रुपए लिए जाएंगे। वहीं UPEDA ने कहा है कि हर साल मिलने वाली 25% छूट इस बार भी जारी रहेगी और नए दरों में ये छूट शामिल है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर ये छूट खत्म हो जाती है तो कार चालकों को एक्सप्रेस वे पर यात्रा करने के लिए 865 रुपए चुकाने होंगे। साथ ही ये भी पता चला है कि एक्सप्रेस वे पर टोल कलेक्शन के लिए UPEDA को 402 करोड़ रुपए देगी। जल्द ही गिरिराज जी के भक्त हेलीकॉप्टर से परिक्रमा कर सकेंगे। गोवर्धन में नियमित हेली सर्विस जल्द शुरू होने जा रहा है। इसके लिए 4 करोड़
94 लाख की लागत से परिक्रमा क्षेत्र अंतर्गत गांव पैठा में हेलीपोर्ट बनाकर तैयार हो चुका है, जहां से निजी कंपनी हेली सेवा का संचालन करेगी। ब्रज दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं में सबसे ज्यादा संख्या वृंदावन के बाद गोवर्धन पहुंचने वालों की होती है। खासकर मुड़िया पूर्णिमा पर यह संख्या 1 करोड़ से ज्यादा रहती है। 2 बार पर्यटन निगम यहां हेलीकॉप्टर से परिक्रमा का ट्रायल कर चुका है। ये ट्रायल सफल होने के बाद गांव पैठा में 9 करोड़ 94 लाख रुपए की लागत से पीडब्ल्यूडी की ओर से हेलीपोर्ट का निर्माण किया गया है। वृंदावन पावन हंस के पोर्टल पर ये हेलीपोर्ट बनाकर तैयार हो चुका है। प्रदेश सरकार ने इस तरह के हेलीपोर्ट का निर्माण मथुरा के साथ प्रयागराज, बनारस, आगरा और लखनऊ में भी कराया है। निर्माण पूरा होने की रिपोर्ट शासन को पहुंचने के बाद अब मुड़िया पूर्णिमा से पहले यहां से हेली सर्विस शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि सर्विस के लिए निजी कंपनियों से अनुबंध की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इसके लिए अगले कुछ समय में ही टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। गांव पैठा में हेलीपोर्ट बनाकर तैयार हो चुका है। यहां से हेलीकॉप्टर के संचालन के अनुबंध की प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। यह नियमित सेवा होगी। इसमें गिरिराज जी की परिक्रमा के साथ साथ आगरा, वृंदावन समेत अन्य स्थानों तक आवागमन के लिए हेली सर्विस मिलना भी संभावित है। संपूर्ण ब्रज दर्शन का प्रपोजल भी इसमें शामिल हो सकता है। फिलहाल इसके लिए शासन स्तर पर निजी कंपनियों के प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे। पहले की तरह इस बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के अनुसार लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम सोमवार यानी 4 अप्रैल को सुबह 9 बजे से शुरू होगा। इस खास कार्यक्रम की जानकारी मुख्यमंत्री के विशेष कार्यालय NKH चौहान ने दी है। आपको बता दें कि जन सुनवाई कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार को विज्ञान और प्रौद्योगिकी, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के राज्य मंत्री अजीत पाल, मंगलवार को कृषि शिक्षा और अनुसंधान विभाग के राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख मौजूद रहेंगे और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जन सुनवाई का प्रारंभ किया जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को रमजान महीने की बधाई भी दी है। रमजान के पवित्र दिनों में रोजा, मानवता की सेवा, ईश्वर की बंदगी जैसे नेक कार्यों से धैर्य, आत्म अनुशासन, सहनशीलता, सादगी आदि मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। इस परिसर प्रेम और भाईचारे की भावना को बढ़ावा मिलता है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि सभी लोग कोविड गाइडलाइंस का पालन करने के लिए इस त्योहार को आगे बढ़ाएं। पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आते ही एक्शन मोड में नजर आ रही है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके अधिकारियों को आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने सभी थानों की एंटी रोमियो स्क्वाड टीमों को स्कूलों, कॉलेजेस, प्रमुख बाजारों, कस्बों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों और पार्क में चेकिंग कर मंचलों पर अपनी नजर बनाए रखने के आदेश दिए हैं। वहीं आदेश आते ही रोमियो स्क्वाड एक्टिव हो गया। आपको बता दें कि पुलिस पार्कों में, बाजारों में महिलाओं से बात कर रही है, एंटी रोमियो स्क्वाड के बारे में बता रही है और महिलाओं को उनके अधिकार के बारे में, हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी बता रही है। साथ ही पुलिस ने व्यस्त बाजारों में भी फोर्स बढ़ा दी है, जिसमें मंचलों पर नजर रखी जा रही है।
एक्टिव थी उनको हमने और सुदृढ़ किया है। जहाँ जहाँ कर्मियों की कमी थी, जहाँ गाड़ियों की कमी थी, वो उनको प्रोवाइड करवाई गई हैं और सभी एंटी रोमियो स्क्वाड्स में कर्मी और बढ़ाए गए हैं। तो उसके बाद सभी जगह एंटी रोमियो स्क्वाड्स हमारी पूरी तरह से एक्टिव हैं। सभी आज जो हम मेनली टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि त्यौहार का दिन है, आज से नवरात्रि का शुरुआत हो रही है, तो इस कारण से जितना भी हमारे बिज़ी मार्केट हैं, व्यस्त मार्केट हैं, जहाँ पर महिलाओं का आवागमन ज़्यादा रहता है, उन सभी जगह पर एंटी रोमियो स्क्वाड्स पूर्ण तरह से एक्टिव हैं। इसके अलावा लगातार ये अभियान चलेगा। इसमें हमारा फोकस एरिया रहेगा स्कूल, कॉलेज और बिज़ी स्थान, इसके अलावा कोचिंग सेंटर, जहाँ पर कि महिलाओं के साथ संभावना होती है कुछ घटना होने की। तो हमारा पूरा टारगेट यही है कि किसी तरह की घटना ना हो, किसी तरह का इवेंट ना हो। इसके अलावा इस पूरे इसका मकसद यही है कि सभी महिलाएं सुदृढ़ रहें, अपने बारे में, अपने अधिकारियों के बारे में जानें। उनको हमारी स्क्वाड्स के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि कौन कौन से हेल्पलाइन नंबर हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, जहाँ पर कोई भी आपके अगेंस्ट अगर कोई क्राइम होता है या कोई आपको परेशान करता है, कोई शोधा मंचला, तो आप तत्काल रिपोर्ट करें। पुलिस तत्काल उस पर कार्रवाई करेगी और जो भी इस तरह के लोग होंगे उनके विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई करेंगे। ये अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल, ये अभियान लगातार जारी रहेगा। इसी के क्रम में दिन भर एंटी रोमियो स्क्वाड्स की एक्टिविटी अलग चलेंगी। उसके अलावा शाम को सभी राजपत्रित अधिकारीगण एवं थाने का समस्त फोर्स पैदल गश्त भी किया करेगा, जिसमें कि पैदल गश्त का उद्देश्य सिर्फ पैदल गश्त करना नहीं है। उसका मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि जो मार्केट है, वहाँ पर जो लोग घूम रहे हैं, जो व्यापारी वर्ग हैं, उनसे हमारा संवाद और बेहतर स्थापित हो सके। तो उस कारण से पैदल गश्त का ये मल्टीपल उद्देश्य रहेंगे। तो उसी के क्रम में आज भी विभिन्न स्थानों पर पैदल गश्त की जाएगी और वरिष्ठ अधिकारीगण भी इसमें सभी शामिल रहेंगे। सहारनपुर में पुलिस ने गैंगरेप के आरोपियों के घर पर पहले बुलडोजर के साथ दबिश देकर चेतावनी दी और फिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि सहारनपुर जनपद के थाना चिलकाना क्षेत्र के चालकपुर में 2 सगे भाइयों में गैंगरेप का आरोप था। पीड़िता की ओर से मुकदमा दर्ज कराए जाने के बाद से दोनों आरोपी अपने घर से फरार थे। दोनों गैंगरेप के आरोपियों को पकड़ने के लिए थाना चिलकाना पुलिस ने गांव चाकलपुर में पहुंचकर आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला दिया और घर को थोड़ा ध्वस्त भी किया है। ढोल बाजार पूरे गांव में सूचित किया गया कि अगर आरोपी कहीं भी छुपे हैं तो खुद पुलिस के हवाले खुद को कर दे, नहीं तो उनके घर में बुलडोजर से तोड़फोड़ कर दी जाएगी। इसके बाद दोनों आरोपियों के मन में खौफ पैदा हो गया और पुलिस ने कल मुखबिर की सूचना पर दोनों आरोपियों को धर दबोचा। एसपी सिटी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि इन दोनों आरोपियों ने एक महिला के साथ गैंगरेप किया था। दोनों आरोपी सगे भाई हैं। वहीं पीड़िता की ओर से मामला दर्ज करवा दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले थाना चिलकाना के चालाकपुर गांव में एक पीड़िता ने गैंगरेप का मुकदमा लिखाया था। सगे भाइयों ने उसके साथ गैंगरेप किया और वो लड़की बहुत गरीब थी। ये जो लड़के थे प्रभावशाली और दबंग किस्म के थे। लगातार पुलिस इनके यहाँ दबिश दे रही थी, लेकिन ये पुलिस की गिरफ्तारी में नहीं, पुलिस को नहीं गिरफ्तार हो पा रहे थे। पुलिस ने इन पर काफ़ी सख्ती बरती और उस सख्ती का नतीजा ये हुआ कि ये दोनों अभियुक्त कल गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इसमें कड़ी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आपको बता दें, सहारनपुर में पुलिस ने गैंगरेप के आरोपियों के घर पर पहले बुलडोजर के साथ दबिश देकर चेतावनी दी थी और फिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सहारनपुर जनपद के थाना चिलकाना क्षेत्र के चालक पूरे में 2 सगे भाइयों पर गैंगरेप का आरोप लगा था। पीड़िता की ओर से मुकदमा दर्ज कराए जाने के बाद से दोनों आरोपी अपने घर से फरार थे। दोनों गैंगरेप के आरोपियों को पकड़ने के लिए थाना चिलकाना पुलिस ने गांव चालाकपुर में पहुंचकर आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला दिया और घर में तोड़फोड़ कर दी है। ढोल बजाकर पूरे गांव में सूचित किया गया कि अगर आरोपी कहीं भी छुपे हैं तो खुद को पुलिस के हवाले कर दें, नहीं तो उनके घर में बुलडोजर से तोड़फोड़ कर दी जाएगी। इसके बाद दोनों आरोपियों के मन में खौफ पैदा हो गया और पुलिस ने कल मुखबिर की सूचना पर दोनों आरोपियों को धर दबोचा। एसपी सिटी राजेश कुमार ने बताया कि इन दोनों आरोपियों ने एक महिला के साथ गैंगरेप किया था। दोनों ही आरोपी सगे भाई हैं। वहीं पीड़िता की ओर से मामला दर्ज करवा दिया गया है। मुरादाबाद के रतनपुर कला में सपा सरकार में लगभग 2012 से बन रहे सरकारी अस्पताल का लाभ भले ही गांव के लोगों को ना मिल सका, लेकिन
तबेला जरूर बन गया। अस्पताल की बिल्डिंग सालों से खाली पड़ी है, लिहाजा लोगों ने जानवर पालना और बांधना शुरू कर दिया है। लोगों को इलाज के लिए अब भी मुरादाबाद ही जाना पड़ रहा है। दरअसल गांव वालों की सुविधा के लिए 2012 में सपा सरकार की ओर से समुदाय स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण शुरू हुआ था। सरकार बदलने पर 2020 में बीजेपी सरकार के कार्यकाल में 27 लाख की लागत से अस्पताल बनकर तैयार हो गया था, लेकिन अस्पताल में आज तक किसी डॉक्टर और स्टाफ की नियुक्ति नहीं हुई है और ना ही वहां अस्पताल जैसी कोई भी सुविधा मुहैया करवाई गई है। खाली बिल्डिंग देखकर गांव के लोगों ने अस्पताल की बिल्डिंग में तबेला बना डाला है। गांव के लोगों का कहना है कि इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण 2012 में सपा सरकार के कार्यकाल में हुआ, जो बनकर तैयार हो गया था, लेकिन अब डॉक्टर और स्टाफ की नियुक्ति अब तक नहीं हो पाई है, जिसके कारण अस्पताल बंद पड़ा है। परेशानी के चलते अनेकों बार शिकायतें भी की गई हैं, लेकिन हालात जस से तस हैं। जबकि यहां से परेशान मरीज अस्पताल के अभाव में 15 किलोमीटर दूर मुरादाबाद जिला अस्पताल इलाज के लिए जाने को मजबूर हो गए हैं। आपको बता दें, मुरादाबाद के रतनपुर कला में सपा सरकार में लगभग 2012 में बन रहे सरकारी अस्पताल का लाभ भले ही गांव के लोगों को ना मिल सका, लेकिन लोगों ने इसमें तबेले का फायदा जरूर उठा लिया। अस्पताल की बिल्डिंग सालों से खाली पड़ी है, लिहाजा लोगों ने जानवर पालना और बांधना शुरू कर दिया है। लोगों को इलाज के लिए अब भी मुरादाबाद ही जाना पड़ रहा है। दरअसल गांव वालों की सुविधा के लिए 2012 में सपा सरकार में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हुआ था। सरकार बदलने पर 2020 में बीजेपी सरकार के कार्यकाल में 27 लाख की लागत से अस्पताल बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया था, लेकिन अस्पताल में आज तक किसी भी डॉक्टर और स्टाफ की नियुक्ति नहीं की गई है और ना ही वहां अस्पताल जैसी कोई भी सुविधा है। खाली बिल्डिंग देखकर गांव के लोगों ने अस्पताल की बिल्डिंग में तबेला बना डाला। गांव के लोगों का कहना है कि इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण 2012 में सपा सरकार की ओर से शुरू हुआ था, जो बनकर तैयार हो गया था, लेकिन अब तक डॉक्टर और स्टाफ की नियुक्ति नहीं होने के कारण अस्पताल बंद पड़ा है। रामपुर में एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां 7 साल के बच्चे के चाचा ने मासूम की हत्या कर दी। दरअसल बच्चे के पिता ने पुलिस को सूचना दी कि उसका 7 साल का बेटा 2 दिन से लापता है और काफी खोजबीन के बाद भी वे नहीं मिला है, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन करनी शुरू कर दी। आपको बता दें कि इस दौरान पड़ोसी फैज को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ के दौरान उसने बताया कि उसी ने इस घटना को अंजाम दिया है। कल 1 तारीख को घसीटा निवासी मोहल्ला चक कस्बा व थाना स्वार रामपुर द्वारा थाना स्वार पर आकर सूचना दी गई कि उसका पुत्र 31 तारीख की रात्रि 9 बजे घर से निकला था, जो वापस नहीं आया। इसकी खोजबीन की गई
तो इस बच्चे का शव उसके घर के पास में ही उसके पड़ोसी के घर में मिला। और इसमें जो इसका परिवार का ही है फैज, जो मृतक का चाचा लगता है, तो उसे गिरफ्तार किया गया है और उसके द्वारा इस बच्चे की हत्या करके एक ड्रम में सबको रख दिया गया था और आगे विधिक कार्रवाई की जाए। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़। जय हिंद।